गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, हमने सेकंड यूनिट शुरू कर दी थी, जिसका फिफ्थ चैप्टर चुनाव आयोग और चुनाव सुधार में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है हमने वो डिस्कस किया था। मैं आपको एक बार फिर से इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। हमने क्या था, जो निर्वाचन आयोग या जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं उसका संगठन कैसा है। तो उस संगठन को करने से पहले हमने कुछ स्लाइड्स शेयर की थी आपसे, उसमें भूमिका को मैंने डिस्कस किया था चुनाव आयोग से रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि परिभाषाएं कौन कौन सी चुनाव आयोग की हम दे सकते हैं। वो आपकी बुक में नहीं है तो आप ये नोट कर लें अपने नोट्स बनाते हुए। चुनाव आयोग पर ये 2 परिभाषाएं हमने दी थी। इसके अलावा चुनाव आयोग का गठन, जो हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हिस्सा है, वो हमने शुरू किया था इसमें, जिसमें हमने बताया था आर्टिकल्स और चुनाव आयोग की एक बैकग्राउंड इसमें देने की कोशिश की थी। उसके बाद चुनाव आयोग के गठन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने डिस्कस किया था। तो तकरीबन जो है तकरीबन 10 के आसपास ये पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्लाइड्स में है कुछ, फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में है। तो ये जैसे कि इस स्लाइड्स में भी हैं नियुक्ति और हाँ, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो चुनाव आयोग के कार्यों पर है कि ये जो चुनाव आयोग है, अगर आपने लास्ट वीडियो देख लिया तो प्लीज़ एक बार फिर से उसे जाकर आप देख लें अच्छे से, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में सबसे पहले जो है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स का क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग जिसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उसके काम क्या क्या है, वो कार्य क्या क्या करता है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये तो मैं आपको उसमें इंट्रोडक्शन में भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं इसको। जो है मैनेजमेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं उनका, जैसे लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, मध्यावधि या उपचुनाव आदि होते हैं, इन सब का प्रबंध करना कि ये कैसे होंगे, कितने समय के लिए होंगे, इसको लेकर जो कर्मचारी होते हैं चुनाव करवाने वाले, उनको निर्देश जारी करना, सरकारों को निर्देश जारी करना, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, उनको निर्देश जारी करने का काम, और चुनाव पे कंट्रोल, नियंत्रण रखने का काम, यानी कि चुनाव किसी भी सरकार की मनमानी ना चले, कोई पक्षपातपूर्ण भूमिका ना निभाई जाए चुनाव आयोग द्वारा, कुछ ऐसा काम ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। हर तरह से चुनावों के दौरान, जो भी चुनावों का काल होता है उसमें चुनाव का प्रबंध, निर्देशन और नियंत्रण का काम जो है चुनाव आयोग करता है। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि मध्यावधि और उपचुनाव है। ये चुनाव क्या होते हैं बच्चों? मध्यावधि चुनाव वो होते हैं, मान लीजिए सरकार गिर गई है, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है लोकसभा में या राज्य विधानसभा में, और वो सरकार 5 साल पूरे किए बिना ही बीच में गिर गई है, 2 साल में ही या 3 साल के अंदर ही वो सरकार अपना बहुमत जो है बचा कर नहीं रख पाई है, उसके कुछ सदस्य छोड़कर चले गए सरकार को और सरकार गिर गई है। ऐसे में फिर से जो इलेक्शंस होते हैं वो मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव होते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी सीट पर कोई कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के उनके कार्यकाल के दौरान उस मृत्यु की जगह मृत्यु हो जाती है, तो उस जगह पर फिर से इलेक्शन करवाए, जैसे जिसे बाय इलेक्शन भी कहते हैं, बाय इलेक्शन, तो वो उपचुनाव कहलाते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मतदाता सूचियाँ तैयार कराने का काम जो है चुनाव आयोग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि भारत में मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी जब भारत का संविधान लिखा गया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। ये देखिए, ये जो है ईयर्स वगैरह आपकी बुक में दे नहीं रखे हैं, लेकिन आप ये फैक्ट याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। तो भारत में जो मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष रही 1989 तक, जब तक 61वां संविधान संशोधन नहीं हो गया। उसमें जो मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो जो ये लाइन है ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछी गई कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, या पहले कितनी थी, अब कितनी आयु है मतदाता की, तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको सीरियसली ध्यान रखें। फिर आते हैं अब जैसे मतदाता सूचियां तैयार करना। सूचियां आप कभी आपने अपने पंचायत इलेक्शंस देखे होंगे, कुछ भी देखा होगा, तो एक आपको रिसिप्ट मिलनी शुरू हो जाती है इलेक्शन वोट डालने से पहले आपके पेरेंट्स को। तो आप उस रिसिप्ट को देखना, वास्तव में वो मतदाता सूची होती है जिसे चुनाव आयोग जारी करता है कि इस गाँव में इतने लोग हैं और ये मतदान कर सकते हैं। तो वो जो सूची है वो जारी करने का काम जो है चुनाव आयोग करता है।
और अगर हम बात करें कि अब हमारे देश में कुल कितने मतदाता हैं, यानी 18 वर्ष के वो व्यक्ति कितने हैं जो वोट दे सकते हैं, तो 2019 में जो हमारे 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें चुनाव आयोग ने बताया था कि 89 करोड़ 78 लाख हैं जिन्होंने जो है जो मतदाता सूची में शामिल है। तो इस तरह का आंकड़ा रखने का काम भी कौन करता है? हमारा चुनाव आयोग करता है। उसके बाद हम फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनमें डिलिमिटेशन करता है। ये परिसीमन करना क्या होता है? परिसीमन का एक मैं सिंपल अर्थ बता देती हूँ। परिसीमन का अर्थ होता है सीमाओं का निर्धारण करना। यानी कि जब इलेक्शंस होते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मान लीजिए एक राज्य में इलेक्शन हुए हैं, उस राज्य में कितनी जगह, जैसे कि हरियाणा है, हरियाणा की 90 सीट्स हैं, 90 सीट्स में से वो कौन कौन से क्षेत्र जिससे एक व्यक्ति चुनकर जाएगा, वो एरिया कितना है। फॉर एग्जांपल जींद का एरिया कितना है जिससे एक लोकसभा का सदस्य चुना जाएगा, वो एरिया कौन सा है जहाँ से एक राज्यसभा का एरिया चुना जाएगा, और वो एरिया कितना छोटा या बड़ा है जिससे राज्य विधानसभा का एरिया से एक व्यक्ति चुनकर जाएगा। तो ये जो क्षेत्र का निर्धारण होता है, ये जो सीमाओं का निर्धारण होता है चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स को चुने जाने का, कि उस चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग ही वोट डाल सकते हैं, ये काम परिसीमन आयोग करता है। ये एक चुनाव आयोग के अंतर्गत ही एक संस्था है जिसका जो है 1952 में भारतीय परिसीमन आयोग 1952 में बना था। जो कि देखिए इसका जो अध्यक्ष होता है परिसीमन आयोग का, वो चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त होता है, वही होता है इसमें। तो चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्रों का जो है सीमाएं निर्धारित करने का काम करता है। भारतीय संसद ने जो भारतीय परिसीमन आयोग 1952 अधिनियम पारित किया था, उसके द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जो जनगणना होगी भारत में, तो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा जनगणना के आधार पर। भाई यहाँ पर 20 लाख लोग हैं तो यहाँ से एक व्यक्ति चुनकर जाएगा, यहाँ से 40 लाख लोग हैं तो यहाँ से 2 व्यक्ति चुनकर जाएंगे, इस तरह से। तो ये जो परिसीमन आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको ध्यान रखें आप। इसके अलावा इस आयोग में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के 2 रिटायर्ड जजेस भी होते हैं। आयोग की सहायता के लिए 2 से 7 तक इनके जो है सहायक सदस्य भी होते हैं। ये जो सहायक सदस्य होते हैं ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये आयोग बनता है, इतने इनकी सदस्य संख्या होती है। और ये जो परिसीमन आयोग सीमाएं निर्धारित करता है, इसके विरुद्ध कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अपील नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ परिसीमन अधिनियम 2003 के अनुसार जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है। उससे पहले 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता था। UPSC में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी जनगणना के आधार पर जो है परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। तो 2001 जनगणना आप ध्यान रखें। तो इस तरह से जनसंख्या पर आधारित होता है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को बनाना, और इसे करता कौन है? परिसीमन आयोग करता है, जो कि चुनाव आयोग के अंतर्गत ही एक संस्था है जिसका मुख्य जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। 2 सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के अलावा 2 से 7 लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी इसके मेंबर्स होते हैं। फिर हम 4th पॉइंट पे आते हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा पॉइंट जो है ना, बेशक से आप 2-3 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। इसके सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूज़न होती है कि परिसीमन आयोग क्या होता है, इसका काम क्या है, इसे कौन चुनता है, इसके कितने सदस्य होते हैं, किस आधार पर ये परिसीमन करता है सीमाओं का। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार फिर से इसको रिपीट करके 5 मिनट के लिए वीडियो सुन लें। 4th पॉइंट है, राजनीतिक दलों को चुनाव में ठीक से व्यवहार रखने के निर्देश देता है चुनाव आयोग। इंस्ट्रक्शन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द गुड कंडक्ट इन इलेक्शंस। देखिए जब चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव जब होते हैं तो कुछ दलों के सदस्य होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। आपको पता ही है भारत में कितने सारे दल हैं, तो उनके सदस्य होंगे। तो चुनाव आयोग चुनाव के समय माहौल अच्छा बना रहे, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, तो राजनीतिक दलों के साथ साथ जो आम जनता है उन पे भी नियंत्रण रखने का, उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। और इसको नियंत्रित कैसे रखा जाता है? आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। ये आचार संहिता जो है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आचार संहिता होती क्या है? आपने बहुत बार इलेक्शंस के दौरान सुना होगा कि आचार संहिता लग गई है, ये है।
यह आचार एक आचरण का कानून है कि किस तरह से राजनीतिक दल या आम जनता आचरण अपना सही रखेंगे, तो वो लागू होती है। जैसे कि प्रत्येक दल दूसरे दल की केवल नीतियों की आलोचना करेगा, किसी के कार्यकर्ता या दूसरे दल की सभाओं को भंग करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो जो है आचार संहिता का उल्लंघन करता माना जाएगा और उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्यवाही करेगा। इसी तरह से मत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल जातिवाद या सांप्रदायिकता को नहीं फैला सकते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, ऐसे तरीकों को नहीं अपना सकते हैं जिससे भ्रष्टाचार फैले या लोगों को पैसा देकर चुनाव जो मत हैं खरीदे जाएं, या फिर चुनाव में आपराधिक गतिविधियां नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा उन्हें मिलता है चुनाव आयोग को कि कहीं पर भ्रष्ट आचरण हुआ या चुनाव में अपराध हुआ है, तो वहाँ के चुनाव को ही रद्द करवा देता है इलेक्शन कमीशन। तो और इसके अलावा अपराधी को कोई अन्य दंड भी दिया जा सकता है, परंतु जो आचार संहिता का उल्लंघन करने का दंड की कोई विशेष व्यवस्था हालांकि है नहीं कि चुनाव आयोग दे सकता है, लेकिन हाँ इतना ये है कि चुनाव रद्द जरूर करवा सकता है। तो यही कारण है कि जो आचार संहिता के नियमों की अनदेखी करता है, तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है परिस्थिति वश जो है अपने निर्णय लेता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम दे सकते हैं चुनाव आयोग का कार्य कितना बड़ा हो जाता है इलेक्शंस के दौरान। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चुनाव तिथियों की घोषणा करना। इलेक्शंस होने होते हैं, किस तारीख को होंगे। देखिए पूरा प्रोसेस होता है, चुनाव प्रणाली हमारी काम कैसे करती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा एक लेक्चर बनाएंगे। देखिए चुनाव में कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो अपना नामांकन पत्र भरता है, अपना नाम देता है चुनाव के लिए। नाम वापस भी लेने की एक तिथि होती है कि वो नाम भी वापस ले सकता है। और जो नामांकन पत्र भेजे गए हैं उनकी जांच करना कि ये जो नामांकन पत्र है क्या ये सूटेबल कैंडिडेट है, क्या उन्होंने वो सारे नियम और शर्तें मानी है चुनाव आयोग की जो कि एक उम्मीदवार को माननी चाहिए। और वो मैं बताऊंगी आगे कि कौन कौन सी 3 शर्तें हैं नामांकन पत्र भरने या कौन सी 3 बातें हैं जो कि एक उम्मीदवार को बतानी पड़ती है चुनाव आयोग को। तो देखिए ये सारी तिथियाँ होती हैं इनकी, उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने की एक तिथि दी जाती है निश्चित, नाम डिस्प्ले होने से पहले नाम वापस लेने की भी एक तिथि होती है, फिर नामांकन पत्रों की जांच करने की भी तिथि होती है कि कोई अयोग्य उम्मीदवार है तो उसको हटा दिया जाए। इसके अलावा ये आयोग उस तिथि की भी घोषणा करता है जिस दिन आम चुनाव होने हो, नागरिकों को अपना मत का अधिकार प्रयोग करना हो, उन तिथियों की भी वो घोषणा करता है। एक एग्जाम्पल के तौर में बता दूं, जैसे भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो 7 चरणों में करवाए। पहले फेज़ का इलेक्शन वो किस तिथि को होगा, दूसरे फेज़ का इलेक्शन कब तिथि को होगा, 1.5 महीने तक इलेक्शन चलते, कुंभ के मेले की तरह हमारा लोकतंत्र सेलिब्रेट किया जाता है इलेक्शंस में। तो चुनाव आयोग का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि कौन से 7 चरण या 9 चरण, जैसे 2014 में 9 चरणों में इलेक्शंस हुए थे, तो वो चरण जो हैं कब किस किस तिथि तक चलेंगे, कब रिजल्ट आएगा, उन तिथियों की भी घोषणा जो है चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग का एक ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। फिर छठा पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। देखिए राजनीतिक दल मैं आपको 3rd यूनिट में करवाऊंगी कि राजनीतिक दल होते कितने हैं। कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, कुछ राज्य दल होते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं। ये 3 कैटेगरी होती है दलों की और इनकी कुछ शर्तें होती हैं। ये आपको 3rd यूनिट में बहुत अच्छे से 16 नंबर का क्वेश्चन करवाया जाएगा। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि जो 3 प्रकार के दल होते हैं इनको मान्यता देने का काम जो है वो चुनाव आयोग करता है। और इनकी मान्यता ऐसे नहीं मिल जाती, इनकी कुछ नियम और शर्तें होती है कि राष्ट्रीय दल कौन होगा, क्षेत्रीय दल कौन सा होगा, राज्य स्तरीय दल कौन से होंगे, वो सब उनको जो है कंप्लीट इस चीज़ का ब्यौरा रखना कि कौन कौन से होंगे, उसके साथ ही उन्हें मान्यता देना, ये काम पूरी तरह से चुनाव आयोग है। यदि किसी राजनीतिक दल में विभाजन या आपसी मतभेद के कारण चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई अन्य विवाद हो जाए तो इसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मान्यता देने का काम राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग करता है। फिर अगला पॉइंट है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग जो है सभी राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह प्रदान करता है या उनके द्वारा सुझाए गए चुनाव चिन्हों पर अपनी जो है सहमति देता है। यानी कि जो उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ है तो उसको भी चुनाव चिन्ह देने का काम जो है इलेक्शन कमीशन करता है।
आप देखते होंगे कि बीजेपी है, इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कांग्रेस है, इनका हाथ का निशान है, सीपीआई सीपीएम है जिनका दांती हथौड़ा और सितारा और या दांती हथौड़ा और गेहूं की बाली, तृणमूल कांग्रेस है, घास का एक पौधा, जिस ये इस तरह से चुनाव चिन्ह है इनके। आप अगर लोकदल की बात करें तो चश्मा जो है, ऐनक जिसे बोलते हैं वो है। तो ये अलग अलग जो चुनाव चिन्ह होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर पार्टीज हमेशा अपने लिए रखती हैं, संरक्षित रखती हैं। इन चुनाव चिन्हों को संरक्षित रखने का काम चुनाव आयोग का है। वो इन पार्टीज के लिए, पर्टिकुलर पार्टीज के लिए उन चुनाव चिन्हों को दे देता है, इसके अलावा वो किसी और को दे ही नहीं सकता है। तो ये चिन्ह, ये बात भी सुनिश्चित करने का काम जो है चुनाव आयोग का है। तो इस तरह से चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, चाहे वो निर्दलीय हो। जैसे कई निर्दलीय होते हैं, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको भी चुनाव चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और पॉइंट है, जैसे निर्वाचन से संबंधित कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने खुद के कोई कर्मचारी नहीं होते हैं। जब इलेक्शंस होने होते हैं तो चुनाव आयोग रिक्वेस्ट करता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कि उन्हें चुनाव के लिए कर्मचारी प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी यूपी में पंचायत के इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से अपनी ड्यूटीज़ को प्ले कर रहे हैं इलेक्शंस के दौरान। तो चुनाव आयोग के अपने खुद का कोई कर्मचारी तंत्र नहीं है। तो जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग केंद्र प्रशासित प्रदेश हों या राज्य हों, उनमें चुनाव कराने के समय राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की मांग कर सकता है तथा वे कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण में ही काम करेंगे। ऐसा नहीं वो किसी स्कूल के हैं तो वो एजुकेशन बोर्ड की बात मानेंगे। उस समय वो चुनाव आयोग के कर्मचारी होते हैं, तो चुनाव आयोग के निर्देशों का ही उन्हें पालन करना होता है। 9th पॉइंट है कंडक्ट इलेक्शन इफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, मध्यावधि उपचुनाव आदि ये सब चुनाव आयोग करवाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पद भी हैं जिनके जो है चुनाव आयोग करवाता है इलेक्शंस, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवाने का जिम्मा किसका होता है, तो वो है चुनाव आयोग का। इसके लिए चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा से लेकर नामांकन पत्र भरना, जांच पड़ताल करना, नामांकन पत्रों की नाम वापस लेने की तिथि देना, मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना, ये पांचों काम जो है चुनाव आयोग करता है। अभी तक जो है चुनाव आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के 15 से अधिक चुनाव करवा चुके हैं। फिर हम आते हैं 10वें पॉइंट पे, चुनाव पुनः करवाने की घोषणा। ऑर्डरिंग री इलेक्शंस, यानी कि यदि चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल द्वारा अनुचित तरीके का इस्तेमाल किया, जैसे कि पैसे देकर मत डलवाने का प्रयास किया है या सांप्रदायिकता, दंगे फैलाकर काम किया है, तो निर्वाचन आयोग ऐसे चुनाव को रद्द कर देता है और वहाँ पर फिर से मतदान करवाने का आदेश देता है। तो ऐसे में पुनः मतदान चुनाव क्षेत्र के एक भाग में करवाया जा सकता है या फिर पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द किया जा सकता है। ये सारा जो चीज़ों को देखने का काम है ये चुनाव आयोग का होता है। फिर वोटिंग मशीनों की सुरक्षा और मतों की गणना करना, सेफ्टी ऑफ वोटिंग मशीन एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर एक्सप्लेनेटरी वे। निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग द्वारा जो घोषित विभिन्न चरण होते हैं उनके अनुसार अंतिम चरण तक चुनाव करवाने, फिर उनकी मतगणना करने आदि का काम करता है और इसके लिए वोटिंग मशीनों की व्यवस्था करता है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है कि वोटिंग मशीन किसी के गलत व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए और वो व्यक्ति सारे वोट एक पार्टी के पक्ष में ना डलवा ले। तो इस तरह से वोटिंग मशीनों की बहुत अधिक सुरक्षा रखी जाती है और निर्धारित दिन जिस दिन वोट होने हैं उस दिन वोटिंग मशीनों को ओपन किया जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये चुनाव आयोग के अंतर्गत काम होती हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए जब भी चुनाव होने होते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। जो हमारे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन हाँ उनको मान्यता देने वाला जो पॉइंट है वो हम पहले ही कर चुके हैं, 6 पॉइंट। तो मान्यता देने का काम के अलावा वाला जो रजिस्ट्रेशन करवाने का काम है वो भी राजनीतिक दल करते हैं। जैसे कि चुनाव आयोग के द्वारा उसी राजनीतिक दल का पंजीकरण किया जाता है जो राजनीतिक दल लिखित रूप में भारतीय संविधान, लोकतंत्र
और धर्मनिरपेक्षता आदि सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था और प्रतिज्ञा प्रकट करे। यानी कि किसका होगा रजिस्ट्रेशन, इलेक्शंस के दौरान किस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, जो भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने की, उसके लोकतंत्र और उसके जो मूल शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता है, ये इन शब्दों में पूरी आस्था रखता हो और इन्हें सुरक्षित रखने का अपने प्रतिज्ञा भी प्रकट करता हो, उस पंजीकरण किया जाता है। ये एक तरह से ओथ होती है, एक शपथ पत्र होता है। अगर हम 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, तो उन चुनाव के समय चुनाव आयोग के पास लगभग 2293 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हुआ। दैट्स अ ह्यूज नंबर। पिछले जो हुए थे 2014 में, उस टाइम 1687 थे, और यहाँ पे देखिए कितनी और पार्टीज बढ़कर आ गई हैं, एकदम से 600 और पार्टी। जो राष्ट्रीय दल थे, अब की बार ये देखा गया 2019 में राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़ी, 6 से 7 हो गए हैं, और राज्य स्तरीय दल भी बढ़े हैं, 54 से 59 हो गए हैं। तो राजनीतिक, ये सभी जो है राजनीतिक दल हैं। हालांकि वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा 2 सितंबर 2016 को तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर का दल की मान्यता देने पर राष्ट्रीय स्तर के दलों की संख्या 7 हो गई है। तो ये पूछ सकते हैं, हालांकि दल वाला मैं एक अलग से आपको यूनिट करवाने वाली हूँ 3rd यूनिट में, तो वहाँ पे ये फिर से रिपीट होगा, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें कि बिल्कुल जो नया फ्रेश राष्ट्रीय दल बना है, क्योंकि 7 ही राष्ट्रीय दल हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे टिप्स में, तो उसमें बिल्कुल जो फ्रेश बना है, नया बना है, वो है तृणमूल पार्टी। तो आपको वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 13वां पॉइंट है, चुनाव में अयोग्यता संबंधी सलाह, यानी चुनाव आयोग सलाहकार के तौर पे भी काम करता है। यदि संसद या राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता संबंधी कोई विवाद खड़ा भी हो जाए, तो निर्वाचन आयोग केंद्र में राष्ट्रपति और जो राज्यों में राज्यपाल है उनको सलाह देता है कि जो है अयोग्यता संबंधी कि वो जो लोकसभा या राज्य विधानसभा का जो सदस्य है वो योग्य है भी या नहीं, तो इनको सलाह देता है। इस बारे में चुनाव आयोग का काम है। निर्देश जारी करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। इस संबंध में आयोग समय समय पर जो है निर्देश देता है। जैसे 1993 में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को पहचान पत्र तैयार करवाने का आदेश दिया था। देखिए किस तरह के आदेश दे रहा है, जैसे पहचान पत्र, मतदाता पत्र, जो आप अभी देखोगे ना, वोटर आईडी, ये 1993 में आया था ये कंसेप्ट। और कौन लेकर आया था? TN शेषन हुआ करते थे उस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उनका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसके अलावा जो दीवारों पर पोस्टर लगा देती थी, सरकारी दीवारों पर खराब कर देते थे, ऐतिहासिक इमारतों को पोस्टर लगाकर या लिख कर खराब कर देते थे, उस पर भी उन्होंने रोक लगाई। पहचान पत्र एक तो बनाया गया, जरूरी कर दिया गया, ये आदेश दिया चुनाव आयोग ने। दूसरा क्या था? पोस्टर नहीं लगा सकते आप दीवारों पर, ये भी एक इम्पोर्टेंट आदेश था। इसके अलावा अगर 1998 में देखें तो एक आदेश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया के मध्य किसी भी प्रकार का चुनाव विश्लेषण प्रस्तुत न किया जाए। यानी कि जब वोटिंग डल रही हो ना, तो ये जो मीडिया है या न्यूज़ चैनल्स है वो विश्लेषण नहीं दे सकते हैं। चुनाव आप ये चीज़ आप फैक्ट भी देखिएगा, कभी जब इलेक्शंस हुए हों आपके यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के या लोकसभा के हुए हों, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक जो है मीडिया को इस पर रोक लगाई गई है मीडिया के ऊपर कि वो चुनाव विश्लेषण ना दे। यानी कि कई आते हैं ना कि इस पार्टी को इतने वोट जा रहे हैं, उस पार्टी को उतने वोट जा रहे हैं, वो जब तक वोटिंग ना हो जाए तब तक नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं लोगों का जो वोट डालने का नज़रिया वो बदल सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति वोट डालने जा रहा है, अब तक वो उस वोट डालने वाला 1 घंटे बाद, और उसे नहीं पता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन वो अपने मनपसंद व्यक्ति को डालने जा रहा है। लेकिन तभी न्यूज़ चैनल्स खोल के देखता है और उसे पता चलता है कि अरे वो जहाँ पे वोट डालने जा रहा था वो तो पार्टी जीतेगी ही नहीं, क्योंकि ये जो न्यूज़ चैनल्स है ये कह रहे हैं कि इन्हें इतना जो है वोट मिलने वाला ही नहीं है इस पार्टी को। तो वो आदमी अपने आप में सोचेगा कि क्यों वो हार में वोट डाले, वो जीतने वाले व्यक्ति को वोट डाले। तो इससे क्या होगा कि देखिए एक व्यक्ति, एक मतदाता का व्यवहार बदल दिया मीडिया ने ये झूठा आंकड़ा दे दिया कि ये व्यक्ति जीतने वाला है, तो जो है लोग इन्फ्लुएंस हुए और वो जीत वाला जो मीडिया दिखा रहा था उस व्यक्ति को वोट डालने चले जाते हैं, जबकि चाहे होना इसके बिल्कुल उल्टा हो। तो 1998 में चुनाव आयोग ने इस चीज़ पर रोक लगा दी कि जब तक वोट डल ना जाए
शाम के 5 बजे तक, जब तक वोट डल ना जाए, जो भी तिथि निर्धारित हुई है, उससे पहले कोई चुनावी विश्लेषण कोई मीडिया ना दे। उसके बाद में ही चुनावी विश्लेषण दे सकता है मीडिया। उसके बाद में वोट डलते ही चाहे कितने ही विश्लेषण दे कि इतनी वोटिंग हुई है, इतने लोगों को ये रुझान आ रहा है, इतने लोगों ने इसको, इस पार्टी को दिया है, तो ये आप कभी फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, खुद भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को इलेक्शंस के दौरान। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन करता है। छोटे छोटे काम भी देखिए। राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार की उचित सुविधाएं, अपने कार्यों के विषय में तथा चुनाव प्रक्रिया में सुधारों के संबंध में सरकार को प्रतिवेदन देता है। मतदाताओं को मतदान कार्य का प्रशिक्षण देता है, जो मतलब मतदाताओं को मतदान कैसे करना है उसका भी प्रशिक्षण देता है। जो मतदान में कर्मचारी शामिल होते हैं उनका भी प्रशिक्षण होता है। राजनीतिक दलों की आचार संहिता तैयार करना है कि राजनीतिक दलों को किन किन व्यवहारों पर नियंत्रण करना है अपने चुनाव के दौरान। प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने प्रचार के नियमों का निर्माण करना, किसी चुनाव में हुई अनियमितताओं के आधार पर उस निर्वाचन को रद्द करना, जाली मतदान को रोकने का प्रयास करना, गलत पहचान पत्र जारी ना करना, प्रत्याशियों के चुनाव व्यय का हिसाब मांगना, राजनीतिक दलों से चुनाव में किए गए व्यय का हिसाब मांगना, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के व्यय की सीमा निर्धारित करना। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे विविध कार्य हैं जो कि चुनाव आयोग करवाता है। तो इस तरह से ये 15 पॉइंट्स आपको याद रखने। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की आप थोड़ी सी आलोचना भी कर सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो संगठन हुआ है या कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा उसका क्रिटिसिज्म आलोचना की जा सकती है। पहला पॉइंट तो इसी आधार पर आलोचना की जा सकती है चुनाव आयोग की, कि जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं और कार्यकाल के संबंध में उनकी योग्यताओं के संबंध में जो है हमारा संविधान पूरी तरह से मौन है। तो कई बार क्या है कि किसी प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल को अपना कोई काम का आदमी या अपने पक्ष का आदमी इस पोस्ट पर बैठाना होता है तो बिना किसी योग्यता के ही वो बैठा देते हैं, जो कि देखिए चुनाव आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक के चुनाव कराता है, इस देश के लोकतंत्र के चुनाव करवाता है। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े चुनाव करवाने वाले एक अधिकारी की नियुक्ति की कुछ योग्यताएं तो ज़रूर ही होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं होती, हमने पढ़ा था कि 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ चुनाव आयोग का भी होना चाहिए। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इतना बड़ा लोकतंत्र, उसके चुनाव करवाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने वाला निर्वाचन आयोग, उसका जो है उसके सदस्यों की योग्यता ही निर्धारित संविधान ने की है। तो ये अपने आप में ही एक आलोचना की बात है। इसके अलावा दूसरी आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि चुनाव आयोग का जो परिसीमन का तरीका है वो उसका दुरुपयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि एक एरिया, जींद के ही एरिया को मान लीजिए, जींद के एरिया का परिसीमन किया है, क्षेत्र निर्धारित हुआ है कि ये जो जींद का एरिया, यहाँ से एक व्यक्ति चुनकर जाएगा। अब इसमें चुनाव आयोग को पता है कि यहाँ पर किसी एक पार्टी का बहुल है, मान लीजिए लोक दल का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, 70% यहाँ वोट डालने वाले लोक दल के हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा एरिया जो है 30% वो किसी और पार्टी के लिए है। तो परिसीमन आयोग क्या करेगा? इस चुनाव क्षेत्र से लोकदल का कोई मेंबर चुन के ना जाए, ऐसा अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि वो चुनाव क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी सीमाओं का निर्धारण इस तरह से कर देगा कि जहां 70% वोट चुनाव लोक दल को मिलने वाले थे वो किसी और क्षेत्र में डाल दें, उसका 50%, बचा कितना 20% ही उस चुनाव क्षेत्र में रहने दें। अब क्या होगा? 30% जो बहुल जो दिख रहा था अदर पार्टीज़ को वोट जाने वाला था, अब वही आगे जो है चुनकर जाएगी, उस क्षेत्र से चुन के जाए। क्योंकि क्या किया यहाँ पे चुनाव परिसीमन आयोग ने? लोक दल का वोट बैंक बांट दिया, उसको 2 क्षेत्रों में निर्धारित कर दिया और उस क्षेत्र में ज़्यादा 30% डाल दिया। जहाँ पर लोक दल के लोग कम हैं और दूसरी पार्टी ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑब्वियसली दूसरी पार्टी जीतेगी। लेकिन जींद में जहाँ लोक दल की एक व्यक्ति चुना जा सकता था, वहाँ पर इस तरह से क्षेत्र कर दिया कि अब लोक दल जो बहुसंख्या में थी अब वो कम मतदाताओं की संख्या में आ जाएगी। तो इस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। जो सत्तारूढ़ दल है, यानी जो सरकार बैठी है बनकर, वो अपना प्रभाव यूज़ करके अपनी इच्छा अनुसार
इच्छा अनुसार निर्णय ले सकती है। फिर हम तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग एक संगठनात्मक दोष भी यह माना जाता है कि इसके पास अपने निर्वाचन कार्यों के लिए स्वतंत्र कर्मचारी तंत्र नहीं है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इनका अपना कोई कर्मचारी नहीं होता, इन्हें पूरी तरह से राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कर्मचारी आयोग के प्रति उतने समर्पित तो होते नहीं हैं, इनको पता है कि इन्हें जो है नौकरी जो है हायर एजुकेशन या किसी और संस्थान से मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्यों जो है निर्वाचन आयोग को इतना संवेदनशीलता से लें। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि कई बार संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में जो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जाने से इनकार कर देते हैं, तो निर्वाचन आयोग के लिए समस्या और भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक पॉइंट देखा गया है। फिर इसके बाद है एक और दोष है कि ये देखने को मिला है कि चुनाव आयोग चुनाव धांधलियों को, चुनाव में जो गड़बड़ियाँ होती है उसको रोक पाने में उतने समर्थ नहीं हो पाए हैं। चुनाव में बाहुबल यानी कि जो लोग बहुत ताकतवर होते हैं हर तरीके से, आर्थिक शारीरिक हर तरीके से, वो मतदाताओं को डरा के धमका के मतदान अपने पक्ष में करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं, और तो और बूथ कैप्चरिंग करते हैं, यानी जो मतदान स्थल होता है वो पूरा कैप्चर कर लेते हैं और सारे वोट अपने हक में डलवा लेते हैं, फर्जी मतदान भी करवाते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग सिर्फ एक दर्शक की तरह देखता रहता है। तो ये भी एक चुनाव आयोग का बहुत बड़ा दोष है। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे हम। इस तरह से आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पार्ट 2 ये आपका ये आ गया है। तो ये एक 16 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और असाइनमेंट भी आपको इसी पर बनाना है। थैंक यू।